हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पोएम द ट्रीज की, जिसे लिखा है एड्रियान रीच ने। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और उसके अलावा अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम द ट्रीज। जैसा कि मैंने बताया बेटा कि इस पोएम को लिखा है हमारी पोएटेस एड्रियान रीच ने, और इस पोएम में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया है, जो कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफर भी है इस पोएम में। वो मेटाफर क्या है वो तो जब हम इस पोएम के बारे में जानेंगे तभी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा से। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide. अब बेसिकली यहाँ बात बताई जा रही है डिफॉरेस्टेशन की, कि हम इंसानों ने हमेशा से ही लकड़ियां काटी हैं, पेड़ काटे हैं, और लकड़ियों का जो जो इस्तेमाल होता है वो हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और अब धीरे धीरे हम पौधों को डेकोरेटिव आइटम्स की तरह यूज करने लगे हैं, कि घर में जो पेड़ पौधे होते हैं, मतलब पेड़ भी इतना नहीं लेकिन पौधे भी, हम जैसे फ्लैट्स में तो गमले लगाते हैं, और जिनके पास गार्डन्स है वो कुछ पेड़ भी उगा पाते हैं, लेकिन वो उनके लिए खूबसूरती का जरिया ज्यादा है, उनके लिए सजावट की चीजें ज्यादा हो गई हैं। तो धीरे धीरे जंगलों में जो पेड़ पौधे उगते हैं, उन पेड़ों को वहां से काट काट के हम हमारे घरों में ले आए हैं, या तो सजावट के सामान के तौर पे, या फिर उन पेड़ों की लकड़ियों को इस्तेमाल करने के तौर पे, चाहे हम उससे दरवाजे बनवा रहे हो, डबल बेड बनवा रहे हो, सोफा सेट बनवा रहे हो, कुछ भी। तो इसीलिए जंगलों में जहाँ पेड़ होने चाहिए, जंगल जो कि इन पेड़ों का एक नेचुरल हैबिटेट होता है, उस नेचुरल हैबिटेट को हम खत्म करते जा रहे हैं। और जंगलों में इन्हीं पेड़ों के ऊपर बहुत सारे पंछी भी रहते हैं, इंसेक्ट्स नीचे बिल बनाते हैं। उन इंसेक्ट्स के पास रहने के लिए अब जगह ही नहीं है, तो अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए हमने इन क्रीचर्स के घरों को खत्म कर दिया है। No sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यहाँ पर एजान वीश क्या कह रही हैं कि अब तो कोई छांव भी यहाँ नहीं पड़ती। जैसे ये लिखा है नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कि किसी भी सूरज के कदम यहाँ नहीं पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो सूरज के कदम पड़ने का मतलब ये है, तो पेड़ की पत्तियों से छन छन के वो किरणें जमीन तक पहुंचती हैं। ये सन रेज जो होती हैं पेड़ों के थ्रू जमीन तक पहुंचती हैं। तो कहीं पर धूप की किरणें गिर रही हैं, कहीं पर पत्तियों की परछाई गिर रही है, उनकी शैडो बन रही है, तो कहीं छांव है कहीं धूप है। लेकिन पेड़ ही नहीं है तो ये धूप और छांव का खेल अब है ही नहीं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इतने सालों से, इतने समय से ये जंगल जो खाली थे, खाली मतलब जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, कल सुबह तक ये सारे पेड़ पौधे वापस जंगलों में पहुंच जाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर एड्रियान रीच क्या समझाती है, देखिए। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. ये पेड़ पौधे जिन्हें हमने घरों में रख रखा है, अपने आप को इन घरों से बाहर निकालने के लिए, यानी अपने आप को इन घरों की कैद से आजाद करवाने के लिए पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, और अपने आप को, अपनी जो जड़ें हैं, डिसएंगेज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डिसएंगेज का मतलब होता है अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये घर जो है, ये महल हमारे लिए है, इंसानों के लिए। ये महल इन पेड़ पौधों के लिए जेल से कम नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों का नेचुरल होम जो होता है, नेचुरल हैबिटेट जो होता है, वो होता है जंगल, ठीक है ना। तो इस जेल से बाहर निकलने के लिए पूरी रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और इतना अपने आप को जमीन से डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेरांडा फ्लोर है, वेरांडा को बरामदा भी कहते हैं कुछ जगह, या आंगन भी कहते हैं। तो आंगन का जो ये फ्लोर है, जो फर्श है ना, उसमें भी दरारें आ गई हैं, है ना। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल twigs stiff with exertion, long crept boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. इसका क्या मतलब है? जस्ट इमेजिन कि एक कमरे के अंदर एक पेड़ कैद है, बंद है। अब वो पेड़ तो धीरे धीरे पनप ही रहा है, ग्रो कर रहा है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उस पेड़ के पास पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए स्पेस ही नहीं बचता, क्योंकि उस कमरे की दरवाजे, दीवारें, छत
और खिड़कियां ये सब आ गई हैं, तो कहाँ बढ़े। फिर भी पेड़ ग्रो करता जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो कि ये जो पेड़ है, इसकी जो टहनियां हैं, इसकी जो ट्विग्स हैं, ट्विग्स छोटे छोटे ट्विग्स क्या होते हैं, जो टहनियां हैं, वो इन दीवारों पर जोर मार रही हैं, इन खिड़कियों पे, दरवाजों पे, छत पे जोर मार रही हैं कि प्रेशर देके और इन दीवारों को, खिड़कियों को तोड़ के बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, कहीं कहीं से ये प्रेशर देते देते ये टहनियां मुड़ भी गई हैं। तो इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि एज इफ इस रूम को तोड़कर बाहर निकलेंगी। और और कैसा लग रहा है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स का क्या मतलब होता है कि जो पेशेंट्स हैं, बहुत दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जब अचानक से उनको घर जाने के लिए डिस्चार्ज मिल जाता है कि अब आप घर जा सकते हैं, और वो जब उन क्लिनिक डोर्स को देख रहे होते हैं कि इस दरवाजे से बाहर मैं अपने घर चला जाऊंगा, तो वो बहुत अलग ही किस्म की खुशी होती है ऐसे में कि फाइनली, मतलब उनको यकीन ही नहीं आ पा रहा होता है कि ओ माय गॉड, इतने दिन हो गए थे इस हॉस्पिटल में पड़े हुए, अब फाइनली मुझे घर जाने को मिल रहा है। तो एक तो ये खुशी होती है, ये एक्साइटमेंट होती है। इसके अलावा एक और वर्ड यूज हुआ है, हाफ डेज्ड। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इस फॉर्म से भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, तो अच्छे से समझो। तो ये हाफ डेज्ड का मतलब क्या है, हाफ डेज होना मतलब अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, हल्की सी बेहोशी की हालत है। क्यों? क्योंकि वीकनेस है भाई, पेशेंट्स हैं अभी, ठीक है, रिकवर हो गए हैं, लेकिन पूरी तरोताजगी और एकदम तंदुरुस्ती नहीं आई है, अभी भी रिकवरी हो रही है। उसी तरीके से सेम हालत हमारे पेड़ों की भी है। ऐसा लग रहा है मानो इस रूम से, इस जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। तो ये भी हाफ डेज्ड लग रहा है, क्योंकि थक चुके हैं, एक्सर्ट कर चुके हैं। एक्सर्ट करने का मतलब फुल ऑन एफर्ट लगाना, तो थक चुके हैं, तो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी उन डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह ही हाफ डेज लग रहे हैं कि हम फाइनली, वो मोमेंट आ गया है कि इस जेल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंजा इज I sit inside. I कौन है यहाँ? Adrian Rich, the poet. Doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. अब यहाँ पर एड्रियान रिच कह रही है कि वो अपने आंगन में बैठी हुई है दरवाजे पर, और लेटर्स लिख रही हैं कुछ, और उस लेटर्स में अपने मन की जो भी बातें हैं वो लिख रही हैं। और क्या कह रही हैं? I scarcely mention the departure of the forest from the house. एक तो ये कि घर के जंगल जो जा रहे हैं, डिपार्चर का मतलब है लीविंग, कि घर से ये जो जंगल जा रहा है, तो घर से जंगल जा रहे का मतलब ये है कि घर में ये जो पेड़ पौधे हैं ना, वो घर से बाहर निकल रहे हैं। तो इस फॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो पेड़ पौधे ये हैं, ये इन घर मकान इनको छोड़कर वापस जंगलों में जा रहे हैं, अपने खुद के घर में जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। फिर भी एड्रियान रीच इसको अपने लेटर में क्यों नहीं रख रही है? इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि इस वक्त एड्रियान रीच का जो फोकस है वो इस बात को ऑब्जर्व करने में है कि ये पेड़ पौधे किस तरीके से घर से बाहर जा रहे हैं, किस तरीके से ये घर से डिपार्चर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं, लेट्स से, तो इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं, इतनी खूबसूरत वादियाँ होती हैं। उन वादियों को एंजॉय करने के बजाय हम ना सेल्फी में आजकल ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वो सेल्फी एक प्रूफ की तरह होता है कि देखो हम यहाँ थे। तो हम सेल्फीज और फोटोग्राफ्स खींचने में ज़्यादा लग जाते हैं, बजाय इसके कि वहाँ होने का ये जो मोमेंट होता है उसे एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर एड्रियान रीच ये चीज कर रही है कि वो सिर्फ लेटर्स में धड़ाधड़ नहीं लिखे जा रही इस चीज को। ये इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है कि फाइनली इन पेड़ों की जो ये जेल है वो टूट गई है। फाइनली ये पेड़ अपने घरों में जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है और इस मोमेंट को एड्रियान रीच एंजॉय कर रही हैं। द नाइट इज फ्रेश. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Very important lines from this poem. क्या कह रही है एड्रियान रीच कि रात जो है सो फ्रेश, बहुत ही तरोताजा सी रात है ये, जहाँ पे मून जो है पूरी बढ़िया तरीके से शाइन कर रहा है, चमक रहा है, और आसमान एकदम खुला, ओपन स्काई का मतलब ये है कि एकदम साफ आसमान है, एकदम क्लियर है, किसी भी तरीके की कोई धुंध नहीं है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिशन, इस तरीके की जो एक फ्रेशनेस होती है ना भाई, रात के समय में ये जो पेड़ पौधे हैं उनमें से भी जो अच्छी फ्रेश स्मेल एक आती है, जो आपको बहुत तरोताजा फील करवाती है, उस महक के बारे में यहाँ बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिशन? लिशन एक तरीके का कई बार आपने देखा होगा पेड़ की टहनियों पे या तनों पर जो बार्क भी होता है, वहां पर एक जाले जैसा होता है, वाइट वाइट, उसे लिशन कहते हैं। कई बार फंगस जैसा भी लगता है, जैसे एल्गी होती है ना, काई जिसको कहते हैं, उस वही काई नहीं होती है, उसके जैसा होता है, एक धब्बा सा होता है,
उसकी भी अपनी एक स्मेल होती है, गंध होती है, ठीक है। तो वो स्मेल जो है वो इस पूरे माहौल में और पूरे एनवायरमेंट में भरी हुई है। तो उससे ही समझ में आ रहा है दैट द नाइट इज सो फ्रेश एंड द एटमोस्फेयर एंड द एनवायरमेंट इज सो क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। अब यहाँ पर पेड़ पौधे बाहर निकल रहे हैं, ये जो लिशन है वो भी पेड़ पौधों के ऊपर ही बनता है, लीव्स या पत्तियां हैं वो भी पेड़ पौधों के ऊपर ही लगती हैं। तो जैसे जैसे पेड़ पौधे घरों से बाहर जाते जा रहे हैं, इनकी जो ये महक है पत्तियों की और लिशन की, वो महक भी इस जेल से बाहर निकल रही है और वो महक अब हर तरफ फैल रही है पूरे एनवायरनमेंट में। और ये जो महक है ये सिर्फ महक नहीं है, ये एक आवाज है इन पौधों की तरफ से। भाई पेड़ पौधे बोल नहीं सकते हैं ना, मुंह थोड़ी होता है इनका, तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये महक इनकी आवाज की तरह है कि फाइनली ये अब आजाद हो रहे हैं और फाइनली ये अब इस जेल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। माई हेड, माई कौन है, अगेन एड्रियान रीच है, और विस्पर्स क्या होता है, ऐसे गुपचुप गुपचुप खुसफुस करना, ठीक है। विच टुमारो विल बी साइलेंट। इस समय ये जो महक एक आवाज की तरह मुझ तक पहुंच रही है, ये जो पेड़ पौधों की जो महक है, जो सिर्फ एक महक नहीं एक आवाज की तरह है, और ये आवाज जो मुझ तक अभी पहुंच रही है वो मेरे कानों में और मेरे दिमाग में एक फुसफुसाहट की तरह है कि मानो ये पेड़ पौधे कुछ कह रहे हो। और वो क्या कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ से, फाइनली हमारी आजादी का टाइम आ गया है, फाइनली फाइनली। लेकिन कल सुबह तक कोई विस्पर्स नहीं होंगे, कोई बातें नहीं होंगी, कल सुबह तक यहाँ एकदम सन्नाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल सुबह तक ये पेड़ पौधे फिर से अपने जंगलों में पहुंच चुके होंगे। क्या आपके दिमाग में अभी इसी वक्त भी यही आ रहा है कि मैम ये कैसे हो रहा है, पेड़ पौधे किस तरीके से वापस जंगल कैसे लौट कर जा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है क्या? जैसे ही मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि इस पोएम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफर यूज किया गया है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफर ही उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस पोएम से। तो उसको मैं पोएटिक डिवाइस में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कल सुबह तक एकदम सन्नाटा हो जाएगा क्योंकि कोई भी आवाज नहीं होगी, क्योंकि सारे पेड़ पौधे वापस जंगल अपने घर जा चुके होंगे। लिसन, सुनो, सुनो जरा, ध्यान दो। द ग्लास इज ब्रेकिंग। जो ये विंडो ग्लास है वो टूट गया है क्योंकि इस पेड़ की टहनी ने तोड़ दिया है उसको और उस घर से बाहर निकल गई है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड की बाहर निकल आना एकदम, ठीक है, कि बाहर आ गए हैं घर से। Wind rushed to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब इसका मतलब ये है कि winds rush to meet them का मतलब है कि जैसे ही इतने दिनों से ये कैद थे इस घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, तो इनको ये जो नेचुरल हवा है उसका सुख ही नहीं मिल रहा था इन पेड़ पौधों को। फाइनली जब आज ये घर से बाहर निकले हैं तब ताज़ी हवा चलते हुए महसूस करी है इन्होंने और फील करा है उसे। और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो हवा है इन पेड़ पौधों का वेलकम कर रही है और कह रही है माय डियर वेलकम बैक, कि फाइनली तुम लोग बाहर निकल ही आए। एंड द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब ऐसे इमेजिन करो कि एक मून है और खुले आकाश में वो पूरा फुल मून जो है एकदम बढ़िया शाइन कर रहा है ना, और अभी तक एकदम क्लियर है सब कुछ, उस मून के आगे और कुछ भी नहीं आ रहा, देयर इज नो ब्लॉकेज। और अब जैसे जैसे ये पेड़ घरों से बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे वो पेड़ जो है, मेरा ये हाथ समझो कि ये चांद है, इट्स अ मून, और मेरा ये राइट हैंड जो है ये वाला हाथ, इसको पेड़ समझो। तो जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं तो धीरे धीरे इस पेड़ की टहनियां इस मून के सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्रैक्स बन रहे हो, दरारें बन रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा फील आता है कि जैसे चांद के ऊपर दरारें बन रही हो, और ये पूरा नजारा ऐसे लग रहा है जैसे कोई ब्रोकन मिरर हो, क्रैक्ड मिरर हो, कि किसी कांच के ऊपर जब दरारें आ जाती है। तो कांच कहा गया है मून को और दरारें कही गई है पेड़ों की टहनियों को। और ये जो ओक ट्री है, द टॉलेस्ट ओक ट्री, ये बिल्कुल एक राजा की तरह है। ऐसा लग रहा है कि राजा अपनी गद्दी पर वापस आ गया हो। तो ये जो ओक ट्री है एक राजा की तरह है, और ये जो मून है वो मून एक ताज की तरह है, और ये ताज अब इस ओक ट्री के ऊपर बैठा है। मतलब फाइनली ये ताज अपने राजा के सर पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा नजारा डिस्क्राइब किया गया है एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत नजारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज दिस पोएम बेटा, कि किस तरीके से जो पेड़ हैं वापस अपने घरों पर लौट रहे हैं, और ये किसी की मर्जी से नहीं लौटे हैं, ये पेड़ अपनी जिद की वजह से इस कैद से बाहर निकले हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, जिद, कि ये जिद थी, कि इनकी एक जिद थी और इन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया था
कि हमें फिर से अपने घर जाना है। ठीक है, क्लियर? अब इसकी थीम देख लेते हैं सबसे पहले, लेकिन अब मुझे अपने आप को शिफ्ट करके दूसरी तरफ लाना होगा, तो चलो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो आ गई हूँ मैं दूसरी साइड पे। अब हम इसकी थीम देखते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड दस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। यानी इस पोएम के अंदर ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसी वजह से जो ट्रीज हैं, तो ट्रीज यहाँ पर पेड़ सिर्फ पेड़ को नहीं दर्शाता, पूरे नेचर को दर्शाता है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस ने हमारी एक्टिविटीज की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से पूरे नेचर को खराब किया हुआ है। हम उसको, नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम नेचर को बचाएंगे, ये रियलाइज किए बिना कि हम नेचर के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं कई बार। पेड़ की जो असली जगह है वो है जंगल, वहां उसका एक नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, अगर आप उसको वहां से लेकर अपने घर पर आ रहे हो, तो आपने उस पेड़ को आधा तो वहीं मार दिया, तो आप उसको क्या बचा रहे हो? तो यही पोएम की थीम है कि इंसान और नेचर के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको इसमें प्रेजेंट किया गया है। एंड फाइनली जो नेचर है वो रिबेलियस हो गई है कि भाई नेचर, आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर कभी ना कभी बदला लेगी ही उसका। जो फ्लड्स होते हैं, बाढ़ होती हैं, या ये जो बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, वो नेचर के साथ किए हुए खिलवाड़ का ही नतीजा होता है। ठीक है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नेचर से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, पेड़ पौधे, कोई भी क्रीचर, उन सबको उतनी ही आजादी का अधिकार है जितना हम ह्यूमंस खुद को लेकर समझते हैं कि इंसानों को आजादी होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट ह्यूमंस, पूरे नेचर को, प्रकृति को भी उतनी ही आजादी का अधिकार है। ठीक है, अब इसकी राइम स्कीम देखते हैं। सो देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, इट्स अ फ्री वर्स। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। ये सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं इस पोएम में। पोएटिक डिवाइसेस जल्दी से बता देती हूँ, पिछले हर पोएम के अंदर मैंने आपको बताई है। पोएटिक डिवाइसेस होती है जब कोई भी इंसान अपनी बात को और बेहतर तरीके से कहना चाहता है और बहुत ही एक इम्पैक्टफुल और एक बढ़िया अंदाज के साथ उसे पेश करना चाहता है, तो पोएटिक डिवाइसेस को यूज करता है। सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है ऑलिट्रेशन। ये साउंड बेस्ड होती है। एक लाइन के हर वर्ड को लीजिए, हर वर्ड के पहला लेटर, उसके साउंड को देखिए। जहां सेम साउंड रिपीट हो रहा हो, वर्ड के फर्स्ट लेटर की ही बात हो रही है सिर्फ, और उस लेटर के साउंड की ही बात हो रही है सिर्फ। तो जब सेम साउंड रिपीट हो रहा है उसे ही ऑलिट्रेशन कहा जाता है। और टंग ट्विस्टर सबसे बढ़िया उदाहरण है। ब्लू बैग, ब्लैक बैग, तो ब्ल साउंड रिपीट हो रहा है और ब साउंड रिपीट हो रहा है। सो दीज आर द टू साउंड्स दैट आर रिपीटिंग इन दिस टंग ट्विस्टर, और वो दो ऑलिट्रेशन है इस सिंगल टंग ट्विस्टर में। ठीक है, सारे टंग ट्विस्टर्स ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं होते, क्योंकि कुछ में फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड या थर्ड साउंड जो है वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ऑलिट्रेशन इस फॉर्म में कहाँ है? लीव्स एंड लिशन, जो ल साउंड है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड द इन द फर्स्ट टू लाइन्स। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में जो शुरुआती वर्ड है वो द है, तो वो एनाफोरा हो गया। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट लाइन में पहला वर्ड द होता, थर्ड लाइन में पहला वर्ड द होता, लेकिन सेकेंड लाइन का पहला वर्ड द नहीं होता, तो उस केस में भी एनाफोरा होता क्या? समझाया मैंने पहले, तो होता क्या? करेक्ट, नहीं होता, क्योंकि अगर सेकेंड लाइन में द की बजाय कोई दूसरा वर्ड है, इसका मतलब वो कंटिन्यूटी टूट गई है, तो उस केस में ये एनाफोरा नहीं होगा। ये लाइंस कंटिन्यूअसली आनी चाहिए बिना किसी ब्रेक के, और शुरुआती वर्ड सेम होना चाहिए। और जरूरी नहीं एक ही वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स भी सेम हो सकते हैं। मिनिमम लाइंस तो 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। इस फॉर्म में 2 एनाफोराज हैं, एक तो फर्स्ट 2 लाइंस जो है उसमें, और एक फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन जो है उसमें नो वर्ड जो है उससे स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब क्या होता है? इंजैममेंट क्या होता है? जब भी स्टेंजास के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस एक लाइन को जब क्रॉस कर लेते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क होता है ना, कोई सा भी फुल स्टॉप, कॉमा, कोई सा भी पंक्चुएशन मार्क हो, तो अगर किसी भी स्टेंजा में कोई एक सेंटेंस एक लाइन को क्रॉस कर लेता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसी केस में वो एंजैममेंट कहलाता है। और मिनिमम होता है कि एक लाइन को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे एक लाइन और नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड हो, मतलब एक लाइन एक वर्ड इस तरह से हो, तो मिनिमम ये होता ही है। मैक्सिमम में कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये 7 लाइन्स हैं टोटल। इस 7 लाइन में जो फर्स्ट लाइन है, उस फर्स्ट लाइन की जो सेंटेंस है वो फर्स्ट लाइन में ही एक कॉमा आ गया, तो यानी पंक्चुएशन मार्क आ गया। लेकिन उसके बाद ये देखो, मैंने ये जो एक ब्रैकेट सा लगाया हुआ है ना, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी से लेके और जो लास्ट लाइन है ट्रीज बाय मॉर्निंग, यहाँ तक बीच में देखो किसी भी तरीके का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो सेकेंड लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक ये पूरा इंजॉयमेंट है, लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, वो इंजॉयमेंट में नहीं आएगी। और मिनिमम कितनी बड़ी लाइन होनी चाहिए, एक लाइन को जैसे ही एक्सटेंड कर दे, फिर चाहे मान लो यहाँ पर ये जो कॉमा लगा हुआ है ना, फॉरेस्ट के बाद कॉमा लगा हुआ है, मान लो यहाँ फॉरेस्ट के बाद कॉमा नहीं लगकर और सेकेंड लाइन का जो द शब्द है उसके बाद भी अगर कॉमा लग जाता ना, तो इंजॉयमेंट हो जाता। आया समझ में? ये मिनिमम इतनी साइज होनी चाहिए इस लाइन की, मैक्सिमम फिर वो कितनी भी लाइन हो सकती है। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी यानी कोई भी पिक्चर आपके दिमाग में बनती है, किसी चीज को इमेजिन जब आप करते हो, कि कोई म्यूजिक इमेजिन कर रहे हो कि सुनने में कैसा होगा, तो ऑडिटरी इमेजरी हो जाएगी। कोई चीज दिखने में कैसी लग रही होगी तो विजुअल इमेजरी हो जाएगी। कोई चीज टेस्ट में कैसी लग रही होगी तो आपकी गस्टेटरी इमेजरी हो जाएगी। ये सारी चीजें, ये सारे सेंसेस इमेजिनेशन से जुड़े हुए हैं। ये पूरी पोएम अपने आप के अंदर एक विजुअल इमेजरी है। स्मेल की भी है इसके अंदर, ध्यान है, लिशन और लीव्स की जो स्मेल आ रही है, दैट इज ऑल्सो एन इमेजरी। वो कौन सी इमेजरी हुई? स्मेल वाली, यानी ऑल्फैक्टरी इमेजरी। इसके अलावा जितना भी वो जो नजारा नजर आ रहा है कि भाई किस तरीके से पेड़ पौधे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जो बाहर निकल रहे हैं वो दिखने में कैसे लग रहे होंगे? विजुअल इमेजरी। ग्लास के टूटने की जो आवाज आई है वो ऑडिटरी इमेजरी। ठीक है, तो ये इमेजरीज इस पोएम के अंदर हैं। नेक्स्ट इज मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफर है इस पोएम के अंदर, और वो मेटाफर ये है कि इसके अंदर वुमेन की एक हेल्पलेसनेस जो होती है, या वुमेन को जिस तरीके से सोसाइटी में एक तरीके से कैद किया जाता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, मतलब सारे नियम कायदे महिलाओं के लिए ही होते हैं। समाज सोचता है कि ये सारे नियम कायदे हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, लेकिन शायद समाज कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पाता कि इन्हीं सारे नियम और कायदों की वजह से महिलाएं और ज्यादा बंदिश में महसूस करती हैं। पहले ये लड़ाई करनी पड़ती है कि हमें पढ़ने लिखने दो, फिर ये लड़ाई करनी पड़ती है कि अब पढ़ लिख गए तो हमें कुछ बनना है, हमारे कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं। तो हर एक कदम पर एक बार एक कन्विंस करना पड़ता है सबको। तो अब एक पॉइंट ये आ गया है कि अब उन्होंने कन्विंस करना छोड़ दिया, कि अब हम अपनी पूरी एनर्जी कन्विंस करने में या मनाने में क्यों लगाएंगे, हम हमारी एनर्जी खुद की एक आइडेंटिटी बनाने में लगाएंगे, है ना? तो अब हमें हमारी अपनी आइडेंटिटी बनानी है, हमें खुद को सफल बनाना है, अपनी खुद की एक पहचान बनानी है। और जब उन्होंने ये ठान ली तो उन्होंने घरों से बाहर कदम बढ़ाने शुरू करे। तो उनका भी एक लक्ष्य हो सकता है, उनका भी एक एम हो सकता है, और अपने उसी एम को और लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने एक रिबेलियस कदम उठाया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर है जो इस पोएम के अंदर बताया गया है। ठीक है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक पेट्रियार्की है, यानी पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और उस पेट्रियार्की में फीमेल्स को और एक विमेन को अपनी आ, पहचान बनाने के लिए वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। तो ट्रीज के बाहर, ये घरों से या इस जेल से बाहर निकलने की जो पूरी जर्नी है, वो इसी तरह बताई गई है कि वुमेन को भी इतनी ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है? तो ये था मेटाफर, और ये था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफर इस पोएम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ सिमिली। सिमिली क्या होता है? बेटा मेटाफर सिमिली दोनों मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं। फिर भी डाउट रह जाएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। मेटाफर होता है एक डायरेक्ट कंपैरिजन कि वाह यार कितने बढ़िया तरीके से तैयार हुए हो, तुम तो राजा लग रहे हो एकदम। सिमिली होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन कि वाह यार, मतलब आज तो बड़े अच्छे तैयार हुए हो, राजा के जैसे लग रहे हो। तो एक में तो कह रहे हैं कि राजा ही लग रहे हो, एक में कह रहे हैं उसके जैसे लग रहे हो। तो ये जैसा जो हो गया ना, वो हो गया सिमिली, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सिंस इसमें जैसा आया है इसीलिए लाइक या फिर एज
इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। इस पोएम में कौन कौन से सिमिलीज हैं? लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, वो डिस्चार्ज पेशेंट्स से कंपेयर किया गया है पेड़ों को। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, मतलब महक किसके जैसी है? आवाज के जैसी है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो जो मून है वो किसके जैसा है? ब्रोकन मिरर के जैसा है। ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उनको दो कैटेगरीज में डालें, एक कैटेगरीज में तो ह्यूमंस को डालें, ठीक है, इंसान को, और दूसरी कैटेगरी में नॉन ह्यूमंस को। वो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमंस के अलावा कुछ भी हो सकता है, जानवर, प्लांट्स, प्लैनेट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीजें इसमें डाल दें। और ह्यूमंस में हम सिर्फ ह्यूमंस ही आएंगे। ध्यान दो, पर्सोनिफिकेशन तो पर्सन शब्द से बना है, पर्सन, ह्यूमन। तो जब किसी ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन पर अप्लाई करते हो तो उसे ही क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन। इस फॉर्म में पर्सोनिफिकेशन है। सन के लिए बताया गया कि सन के पैर, सूरज के पैर नहीं होते, उसकी किरणें होती है, सन रेज होते हैं, तो वो एक पर्सोनिफिकेशन हो गया। ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, पेड़ जो है बाहर जा रहे हैं। बाहर कैसे जा रहे हैं? उनके पैर आ गए हैं या पर निकल आए हैं जो भी है, इसमें अगेन ट्रीज पर ये ह्यूमन क्वालिटी अप्लाई की गई है, क्योंकि पैर सिर्फ इंसानों के होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि जानवरों के भी तो होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और के है नहीं, इंसानों के है ना, बात खत्म। तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, जड़ें काम करती हैं, काम सिर्फ इंसान लोग करते हैं भाई। विंड्स रश टू मीट देम, मतलब विंड्स जो है जल्दीबाजी मचा रही हैं। ये जल्दीबाजी वाला जो एक्शन है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, हवाओं के लिए नहीं। ठीक है, तो दिस वाज पर्सोनिफिकेशन। देन सिंबलिज्म, सिंबलिज्म होता है प्रतीक। जैसे शांति का प्रतीक क्या है? सफेद रंग होता है, सफेद कबूतर होता है, डव। उसी तरीके से इस पोम में सिंबलिज्म क्या है? जो ट्रीज घरों में लेकर आ गए हैं, तो वो किस चीज का प्रतीक है? कि अब जंगलों में ट्रीज नहीं बचे, डिफॉरेस्टेशन, कि हम इंसानों ने ही तो जंगल काट डाले, इसीलिए तो जंगल नहीं है। वरना तो जंगल तो बहुत हरे भरे होते हैं, बहुत घने होते हैं, है ना। हम लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए उसे काट डाले। तो ये जो खाली जंगल है ना, ये खाली जंगल किस चीज का प्रतीक है? डिफॉरेस्टेशन का। राइट नाउ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? पोम है तो टोन क्या है इस पोम की? तो इस पोम की टोन है, इट इज रिफ्लेक्टिव एंड इट कॉल्स फॉर एक्शन। रिफ्लेक्टिव कैसे? कि ये आपको एक चीज का रिजल्ट क्या है, कि डिफॉरेस्टेशन हो गया है, और इस पर कॉल्स फॉर एक्शन, यानी इस पर आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। कि डिफॉरेस्टेशन हो गया तो इंसान तो कम से कम नहीं ही बचेंगे और दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग तो एक रिजल्ट हम बहुत ज्यादा सुन ही रहे हैं आजकल। तो रिफ्लेक्टिव एंड कॉल्स फॉर एक्शन इस पोम की टोन है। इसके अलावा हम इंसानों को अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, नेचर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए हर वक्त। हम अगर नेचर को ही टेस्ट करते रहेंगे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो रीडर्स को इनकरेज करने के लिए ये है पोम कि इस नेचर का ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द पोएट यूज द सिमिली ऑफ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स? ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स वाली सिमिली क्यों इस्तेमाल होती है? कि जिस तरीके से एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पहुंचने की जल्दी मचाता है ना, और उसको एक रहता है कि यार मैं कब इस क्लिनिक के डोर से उस तरफ चला जाऊं, क्योंकि उस तरफ, उस दरवाजे के उस तरफ मेरा घर है। उसी तरीके की जल्दीबाजी, एक्साइटमेंट इस इन पेड़ों को भी है कि कब हम इस कैद से बाहर निकले और वापस अपने घर में, जंगलों में पहुंच जाए। और हाफ डेज इसलिए क्योंकि पेशेंट्स क्यों हाफ डेज है? क्योंकि अभी भी रिकवर कर रहे हैं। और पेड़ क्यों हाफ डेज है? क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं ना, एफर्ट लगा रहे हैं इन दीवारों को, खिड़कियों को तोड़ने के लिए, इस वजह से हाफ डेज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज justify the revolt of the trees and state two values which the man should possess to stop the revolt। ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। पेड़ों का रिवोल्ट मतलब ये जो पेड़ रिबेलियस हो गए हैं, ये जो बागी हो गए हैं पेड़ की, बाहर जाना है हमको, तो क्या ये रिवोल्ट उनका सही है? क्या ये घरों से बाहर जाने का उन्होंने ये जो जिद कर ली है या निर्णय ले लिया है, क्या बिल्कुल सही है? स्टेज टू वैल्यूज विच द मैन शुड पोजेस टू स्टॉप द रिवोल्ट। और क्या करना चाहिए इंसानों को इस रिवोल्ट को रोकने के लिए? कम से कम दो चीजें आपको बतानी है। तो रिवोल्ट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जेल में बंद होके ट्रीज बहुत सफोकेटेड फील करते हैं, ये उनका नेचुरल हैबिटेट है नहीं, तो इसीलिए वो अपने आप को फ्री करवाना चाह रहे हैं। अब आप बताओ, आपको चाहे कोई सोने के महल में रख दे, लेकिन अगर हर तरफ से ताले लगा दे, आप उस महल से बाहर ही ना निकल पाओ, तो क्या आप खुश रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं ना, पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो
अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसके अलावा इंसानों को किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए, जो दो वैल्यूज हैं जिसकी वजह से ये रिवोल्ट खत्म हो सकता है, वो क्या है? एक तो ट्रीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसके अलावा नेचर के प्रति उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब तक वो नेचर की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, वो रिस्पेक्ट भी नहीं आएगी किसी भी इंसान के मन में। तो रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ठीक है, अब वैसे ही जो एहसास है वो सिर्फ मैन को नहीं होना चाहिए, ह्यूमंस को होना चाहिए। मैंने यहाँ मैन सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में मैन लिखा हुआ है, सिर्फ इसीलिए। अदरवाइज हर इंसान को, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा, हर इंसान को इस बात का एहसास होना चाहिए, नेचर के प्रति जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, रिस्पेक्ट फील होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ मून रिलेट टू द मूविंग आउट ऑफ द ट्रीज। मतलब जो चांद है उसके थ्रू आप कैसे पता लगाते हो कि ये जो पेड़ पौधे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो कैसे पता चल जाता है कि सबसे पहले जब ट्री लेस फॉरेस्ट है, जहां पर आसमान एकदम खुला हुआ है और मून भी एकदम शाइन कर रहा है, बढ़िया सुंदर लग रहा है, खुला वातावरण है एकदम, तो पहले मून एकदम फुल मून लग रहा है, एकदम क्लियर लग रहा है एकदम। ये सीन कब का है? जब तक पेड़ पौधे घरों के अंदर कैद है, तब का सीन ये है। लेकिन जैसे ही पेड़ पौधे घरों से बाहर निकल कर आते हैं, तो जो टहनियां हैं इस मून के सामने आ रही हैं और ये मून एकदम ब्रोकन मिरर जैसा लग रहा है। तो पहले जहां वो फुल मून था, वो शाइनिंग इन द स्काई, नाउ इट्स लाइक अ ब्रोकन मिरर। ठीक है, तो इस तरीके से मून का जो अपीयरेंस है, उसका जो फॉर्म है, वो चेंज हो रहा है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर से हमारा ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है बेटा। पूरी तरीके से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और जो भी पोएटिक डिवाइसेस थी, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया है। आई एम श्योर आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर डाउट है तो क्या करना है, मुझसे पूछ लेना है, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। और फिर से बता रही हूँ कि मेटाफर, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफर जो यूज किया है वो क्या है कि ट्रीज और विमेन, इनको कंपेयर किया गया है कि विमेन की जर्नी को ट्रीज किस तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हैं खिड़की दरवाजे तोड़कर, उससे बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोम पसंद आई होगी और इसका एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। और कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन मुझे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय।